नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक सिंह आपके सामने हाजिर हूं सफलता और संघर्ष की कहानी को बयां करने के लिए। और आज अपनी सफलता और संघर्ष की कहानी लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं जील पटेल, जो सिलवासा से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जील पटेल के पास चलते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि सफलता से पहले बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारा परिश्रम और बहुत सारी मेहनत होती है, जिसमें कई बार आंसू भी आते हैं रातों को। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ही सफलता मिलती है। और सफलता में केवल अपना ही हाथ नहीं होता, इसमें कई लोगों का हाथ होता है, जिसमें परिवार का, दोस्तों का, टीचर्स का और भी बहुत सारे जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है अपने लाइफ में। तो चलिए सफलता की कहानी और इस संघर्ष की कहानी को सुनते हैं जील पटेल की मुंह जुबानी से। तो स्वागत है जील आपका। थैंक यू वेरी मच सर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। थैंक यू सर। एंड कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो एग्जाम से पहले कैसा फील होता था और अभी आपने जो सफलता पा ली है इतनी मेहनत के बाद, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? काफी डिफरेंस है सर। एग्जाम के पहले एक नर्वसनेस थी कि एग्जाम क्लियर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, हमें बस मेहनत करनी थी। अभी काफी अच्छा लग रहा है कि एग्जाम हो गई। तो चलिए सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए और आप कहां से, कब एमएससी की थी और कहां से की थी, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जील पटेल एंड आई एम फ्रॉम अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड सिलवासा। सो मैंने मेरी स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन सिलवासा से ही कंप्लीट की है। After that, I shifted to Pune for my masters and I completed my masters in microbiology from Modern College. Okay. तो एमएससी के बाद कभी सीधा सीधा ऐसा नहीं सोचा कि मैं जॉब ही कर लूँ, क्योंकि जल्दी ही सेटल हो जाएंगे, जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो फिर इतना लंबा जर्नी, मतलब क्योंकि अभी फिर प्रिपरेशन के बाद फिर पीएचडी में लगभग मिनिमम तो 5 साल लगने ही वाले हैं। तो फिर जॉब करने का ऐसा नहीं आया ख्याल? जी सर, मेरे माइंड में पहले से ही एक बात क्लियर थी कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है। तो उसमें 2 पाथ थे, या तो मैं रिसर्च में चली जाऊँ या तो प्रोफेसर बन जाऊँ। तो इसी के लिए फिर मैंने डायरेक्टली सीएसआईआर नेट को ऑप्ट किया। ठीक है। तो ऐसा क्या बहुत पहले से ही क्लियर कर रखा था कि आपने कि सीएसआईआर ही करना, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ या किसी को देखकर लगा कि नहीं मुझे सीएसआईआर करना है? पहले से ही सर पता था कि यही करना है। कैसे पता चला था सीएसआईआर के बारे में कि सीएसआईआर ये सब होता है? हाँ, ये मुझे मास्टर्स में आके पता चला थ्रू माय फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ओके, ठीक है। चलिए, तो सीएसआईआर मतलब करने से पहले, क्योंकि बहुत सारी एक मन में दृढ़ निश्चय लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक बहुत लंबा सफ़र है, ये बहुत सारे पेशेंस को टेस्ट करता है, इसीलिए मैंने ये सवाल इनसे पूछा। चलिए ठीक है। और उसके बाद इन्होंने फिर जॉब का भी नहीं सोचा और सीधा सीधा ये निकल पड़ी सीएसआईआर के जर्नी में। ठीक है। तो फिर आईएफएस के बारे में आपको कैसे पता चला? आईएफएस के बारे में भी मुझे मास्टर्स में आके ही पता चला था, मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स के थ्रू। तो क्या वो प्रिपरेशन यहाँ से कर रहे थे या फिर कैसे? जी सर, मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने यहाँ से प्रिपरेशन की थी और उनकी नेट क्लियर हो गई थी। ठीक है। तो आप ये काम तो मान के चलिए आप यूनियन टेरिटरी से ही आ रही हैं, और यूनियन टेरिटरी में रहने फिर वहाँ से यहाँ पुणे आना काफ़ी दूर हो रहा होगा, और साथ ही साथ इतने दूर आने के बाद तो फिर आपको सीधा सीधा ऑनलाइन भी तो कर लेना था, क्योंकि आईएफएस तो ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराता है। ऑफलाइन क्यों आना पसंद किया आपने, या फिर ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि ऑफलाइन आने में आपको एक तो उतनी दूरियां सफ़र करनी पड़ेंगी, फिर आपको यहाँ खाना भी देखना पड़ेगा, फिर रूम भी शेयर करना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर क्यों सोचा ऐसा यहाँ आने का? ऑफलाइन आने का इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस मुझे मास्टर्स के टाइम पे ही मिल गया था। ओके। तो एक रियलाइजेशन था कि वो जो एक क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो घर पे बैठ के नहीं बिल्ड होता है। इसलिए फिर मैंने तुरंत ही, जैसे ही ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हुए, तुरंत ही मैंने एनरोल कर दिया। ठीक है, एनरोल किया, उसके बाद आप यहाँ सीधे आ गए। yes, तो चलिए थोड़ा ऑफलाइन के बारे में भी बता दीजिए कि कितने घंटे पर डे क्लास होती हैं, एक दिन में कितने लेक्चर्स होते थे, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों। जी सर, हमारे लेक्चर स्टार्ट होते थे 8 o'clock till 1 o'clock, बीच में 15-20 मिनट्स का ब्रेक रहता था। ऑन एन एवरेज 2 to 2.5 आवर्स का 1 लेक्चर, और एक दिन में 2 लेक्चर्स होते थे। ठीक है। चलिए, एक दिन में 2 लेक्चर होते थे, और आई थिंक मंडे से सैटरडे तक पूरे लेक्चर होते थे। 8 AM से लगभग 2 यूनिट होते थे एक दिन में, और 2-2 घंटे का आप मान सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्या कभी ऐसा होता था कि क्लास में पढ़ते पढ़ते फिर जो डाउट्स आते थे तो आप क्लास में ही पूछते थे, या फिर डाउट के लिए आप कैसे करते थे?
जी सर, पहले से ही इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मुझे लगा है फेस में कि मैं क्लास में ही पूछ लेती थी मेरे डाउट्स, और फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो मैं क्लास के बाद आ जाती थी ऑफिस। ठीक है, तो आपने मतलब ऑफलाइन आने से पहले कभी ऐसा नहीं सोचा कि क्या खुद से करके देखें, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं ख्याल आया कि खुद से ही कर लेते हैं एक बार फिर देखेंगे अगर नहीं हुआ तो? सर मुझे लगता है कि मेरे लिए गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी कि मैं खुद से पूरा जान पाऊँ क्या स्ट्रेटजी लगती है ये एग्ज़ाम के लिए। इसलिए फिर सोचा कि कहीं पे जाके अच्छे से कोचिंग में एनरोल कर लिया तो एक एक पाथ हमें मिल जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टारगेट करना है। ओके, मतलब प्रॉपर गाइडेंस चाहिए थी और एक ऐसा सॉर्टेड मैनर में कितना क्रिस्प लेना है, कितने डेप्थ में जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारी इनको गाइडेंस यहाँ आईएफएस से मिली है। ठीक है, चलिए। और जो कुछ डाउट आते थे आपको क्लास के दौरान, तो क्लास में या फिर टीचर्स से पूछ सकते थे आप डायरेक्ट? जी सर, पूछ सकते थे। और वैसे तो बात ये है कि हमारे टीचर्स जो है ना, कितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं उसको इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं कि बहुत ही कम डाउट्स आते हैं कॉन्सेप्ट को लेके। फिर अगर पीवाईक्यूज में या क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे अगर डाउट्स आए तो वो हम जाते थे सर के पास। ओके, ठीक है। तो आप जैसे आपने खुद ही बोला कि 8 से 1 तो चलो क्लास चल रही है, तो हाँ। फिर डाउट के लिए आप कैसे जाते थे, कितने समय में? आफ्टर एग्जाम हम लंच ब्रेक लेते थे, उसके बाद लाइब्रेरी में स्टडी के लिए बैठ जाते थे। कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स आया तो हम सर के पास लेके जाते हैं। मतलब मैं क्लास में रहती थी टिल 8-8:30 एट नाइट, तो उसके बीच में कभी भी सर के पास जाती थी। ओके, मतलब फैकल्टीज आपको 8-8:30 हाँ। तक बैठे मिलते थे रात के, मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज को भी आप गौर करिएगा। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद मैंने सुना कि आप यहाँ लाइब्रेरी में बैठते थे क्या, क्योंकि आईएफएस तो लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है, या आप घर चले जाते थे, कैसे? नहीं सर, लाइब्रेरी में बैठना स्टार्ट किया था। पहले पहले घर पे भी बैठ के पढ़ाई करके देख लिया। घर पे क्या होता है कि 2 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर एक तो आपको बेड दिख जाता है कि सो जाते हैं थोड़ी देर, फिर पढ़ाई कर लेंगे। ओके। या फिर फोन में टाइम पास कर लेते, फिर पढ़ाई कर लेंगे। तो लाइब्रेरी में एक डिसिप्लिन आ गया कि पढ़ाई ही करनी है 8 बजे तक, प्रॉपर स्पेसिफिक शेड्यूल फॉलो करना है। रात के 8 बजे तक आपको पढ़ाई करनी। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब थोड़ा आपके पर्सनल की तरफ चलते हैं। आपने कितने बार सीएसआईआर एग्जाम दिया? क्या पहली बार में ही ये क्लियर हुआ है या फिर कितनी बार दिया इससे पहले? इससे पहले सर मैं 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो 2 बार मैं ये मानूं कि आपको किसी वर्ष जो भी सही रहा, क्योंकि मेहनत तो आपने की ही होगी, लेकिन वो सारी चीज़ें उन सीएसआईआर एग्जाम के दिन में 3 घंटे के दौरान सटीक नहीं जमा, इस वजह से आपको असफलता या हार मिली थी। लेकिन आपने इतना जल्दी नहीं सोचा कि अभी ही क्विट करना चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए। लेकिन फेल होने के बाद हर एक इंसान के मन में ये ख्याल तो आता ही है कि हाँ, अब मेरे से निराशा हो रही है, या क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा, मैं फेल हो जा रही हूँ। तो फिर इस दौरान निराशा को कैसे कंट्रोल किया था, या जो ये असफलता मिल रही थी आपको? असफलता के टाइम पे जब देखती थी कि और लोगों की भी एग्जाम्स क्लियर होए जा रही है और मेरी एग्जाम्स नहीं क्लियर हो रही है, तो बड़ा डिमोटिवेशन आ जाता था और एक सेल्फ डाउट रहता था कि कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट यहाँ पे इतना मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट है कि दूसरे ही दिन वापस से पढ़ाई में हम लग जाते थे कि कोई नहीं, एग्जाम भले टाइम लग रहा है, कल जाके तो क्लियर होना ही है। ओके, मतलब आपको दोस्तों ये कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपने जो मेहनत कर रखी हैं बहुत कड़ी वाली, जिसके लिए आपने दिन रात एक किया है, वो उन 3 घंटे के दौरान में पूरी की पूरी एकदम सटीक और संयोग वह सारे सही होने चाहिए। तो हो सकता है कहीं आप उसके दौरान में चूक जाएं, तो हो सकता है आपको असफलता मिल जाए, लेकिन आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि हार्डवर्क कभी भी बेकार नहीं जाता है या वेस्ट नहीं जाता है। तो जील पटेल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि पहले और दूसरी बार में तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो सारी चीजें एक साथ सटीक नहीं जमा और इनको 2 बार असफलता मिली, लेकिन तीसरे बार के एग्जाम में जो इस बार इन्होंने क्वालिफाई किया है, उन्होंने सटीक जमाया अपना एग्जाम का स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप जिस दौरान असफल हो रहे थे या जिस दौरान आपको असफलता मिल रही थी, उस दौरान ये होता है ना कि एक सक्सेस का प्रेशर रहता है सराउंडिंग में, सोसाइटी में। तो घर के तरफ से कि सिलेक्शन चाहिए, रिश्तेदारों की तरफ से ऐसा रहता है कि सिलेक्शन चाहिए, या फ्रेंड्स जोन में रहता है एक सिलेक्शन चाहिए। तो उस दौरान जब सिलेक्शन नहीं मिल रहा था, तो उन घर वालों को क्या जवाब दिया आपने, या फिर रिश्तेदारों को कैसे बोला, या फिर जो दोस्तों से सवाल आते थे उनको कैसे हैंडल किया आपने? सर, जब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हुआ नहीं, तभी घर वालों ने बोला कि अगर नहीं हो रहा है तो वापस घर आ जाओ। तो एक घर वालों को भी एक दिलासा देना पड़ता था कि नहीं,
मैं कर सकती हूँ। ओके तो साथ साथ में खुद को दिलासा देते देते सबको भी एक बोलना पड़ता है कि नहीं, आई कैन डू इट, आई विल टेक टाइम बट आई कंप्लीट इट। तो उस समय उनके तरफ से कुछ जवाब आता था क्या? वैसे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि मतलब ठीक है। उन्होंने आप पे भरोसा किया और बोला कि ठीक है। चलिए, ये पहली बार में हुआ, फिर सेकंड बार में भी तो नहीं हुआ। उस दौरान फिर आपने क्या बात बताई फिर घर में, या लोगों को क्या बोला? घर में उन्होंने फिर भी सपोर्ट किया था, लेकिन एक सेल्फ डाउट ज्यादा बिल्ड हो गया था मेरे लिए कि फिर कि अब सेकंड मुझसे बार में भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या मैं कर पाऊंगी, ये वाली बात। ओके, तो फिर ये इस दौरान कैसे किया आपने? वही सर, एक दिन लगता है फिर वापस बैठ जाते हैं पढ़ाई के लिए। वही बात है ना, कितना दिन रोगे, कितना हाँ। दिन डरोगे, या कितना दिन भागोगे। तो इन्होंने एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर अगले दिन से फिर बैठ गए। सीधे सी बात है कि आपको भागना नहीं है, करना है। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद जब बहुत सारे ऐसे होते होंगे ना कि जिस दौरान आपका नहीं हो रहा था तो फ्रेंड्स का हो रहा होगा, होता ही होगा क्लास में। Of course. तो वो अपना रिजल्ट्स, ऐसे होता है ना कि फ्रेंड्स बहुत, हाँ मेरा हो गया तेरा नहीं हुआ, या फिर मेरा तो हो गया तेरा क्यों नहीं हुआ। तो इस दौरान आपके पास ऐसे कुछ सवाल आए क्या? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे ही मेरे काफी फ्रेंड्स की एग्जाम क्लियर हो गई थी और मेरी नहीं हुई थी। तब ऐसा लगता था कि उनके हार्डवर्क ने पे ऑफ किया है, तो हार्डवर्क तो हम भी कर रहे थे सर, तो वो एक खुद के लिए बुरा लगता है। ओके, ठीक है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मेहनत सभी करते हैं, बट वो डिसाइड करता है 3 घंटा CSIR का एग्जाम, क्योंकि उस 3 घंटे में हर कुछ सटीक लगना चाहिए, क्योंकि आप किस तरीके से प्रिपरेशन किए हैं और पूरे के पूरे यूनिट को उस 3 घंटे में डिलीवर करना है, उस पेपर को देखते हुए और बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल में रखते हुए। चलिए, ठीक है। तो मन में कभी ऐसा आ रहा था कि क्या मैं कर पाऊंगी या फिर मेरे से नहीं होगा, क्या ये सवाल आए थे कभी मन में? आई थिंक ये सवाल तो हर एक एस्पिरेंट्स के मन में आते ही है। Definitely, आए दिन अल्टरनेटिव डेज भी आते ही है। हाँ, जितने भी बार मॉक टेस्ट गंदे जाते हैं उस बार तो बहुत ही आते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो बहुत बार मेरे साथ ये ब्रेक डाउन हो चुका है कि शायद अब छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फिर छोड़ देना ख्याल मन में आया, उस दौरान क्या किया? तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उनसे मैंने बातें की, यहाँ पे जो क्लासेस में, कोचिंग में जो मेरे साथ थे, तो मतलब कि इनको अच्छे फ्रेंड्स भी मिल चुके थे जो इनको सपोर्ट करते थे। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब आप घर से दूर हो, और घर से दूर रहने के दौरान क्योंकि आपको घर की पैम्परिंग अलग मिलती है और यहाँ की जो पैम्परिंग होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। आपको करना है मतलब करना है, बहाने तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो आपको इस दौरान एक अच्छा दोस्त भी चाहिए होता है जो आपको बेसिकली सपोर्ट करे, ये नहीं कि आपके लिए मतलब से जुड़ा रहे। तो ये झील पटेल के साथ एक अच्छी बात थी यहाँ पास। ठीक है, चलिए वापस से हम अपनी बातों को क्लास की तरफ मोड़ते हैं कि किस तरीके की क्लास में बातें होती थी। तो क्लास जैसा आपने बोला कि सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक क्लासेस होते थे। तो क्या आप मतलब खा के कुछ आते थे या फिर कैसे करते थे? कभी खाना स्किप किया किसी दिन? ऐसा तो नहीं कि रोज कर सकते हो। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप क्लास आने से पहले कुछ खाते थे या फिर ऐसे ही आते थे? नहीं सर, 8 o'clock क्लास रहती थी और हम मॉर्निंग पर्सन तो है नहीं कि सुबह जल्दी उठ जाए, तो हर रोज ब्रेकफास्ट तो स्किप हो ही जाता था मेरा। ओके, ठीक है। तो एक क्लास के बाद फिर गैप मिलता था? हाँ, तो उसमें आप 10 कुछ खाते बजे गैप होगे? मिलता था, तब थोड़ा बहुत खा लेते थे। ठीक है। तो नहीं, कभी कभी फिर ऐसा भी हुआ होता है ना कि आज टीचर ने बोल दिया कि नहीं आज तो मैंने पूरा ही क्लास लेना है, मैंने गैप नहीं देना है। तो फिर इस दौरान कभी स्किप हुआ कि नहीं आज ठीक है आज छोड़ दो, पूरा ब्रेकफास्ट ही छोड़ दिया आज का? होते रहता है। तो इस दौरान फिर जब मैंने सुना कि जैसे, या फिर मेरे साथ ही ऐसा होता है कि अगर मैं भूखा हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता था? या फिर दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है? हाँ, हो जाता था, काफी टाइम होता था। तो फिर ये कैसे करते थे? अटेंशन वापस से आ जाता था वहाँ पे, जैसे सर पढ़ाते हैं तो Okay. ऐसा नहीं था कि वो हमसे ग्रेस्प नहीं होगी वो कॉन्सेप्ट, तो वापस से अटेंशन हम वहाँ पे डाइवर्ट कर लेते। मतलब कि आपको पूरा फेवरेबल करा के ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको वहां पास स्किप किया जाएगा। ठीक है, चलिए। और इस दौरान जितने भी आपने महीने प्रिपरेशन किए उस दौरान बहुत सारे फेस्टिवल्स आते होंगे, या फिर घर जाने का मन भी होता होगा, या फिर रोना भी आता होगा। तो जब ये फेस्टिवल्स आते थे या फिर ये बहुत सारे जो चीजें होती जो घर में जाके मजा आना चाहिए, क्या ये आप घर गए बीच में कभी? नहीं सर, प्रिपरेशन के टाइम पे तो घर नहीं गई थी। इनफैक्ट नवरात्रि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, तो वो जब मिस हुआ था बहुत बुरा लगा था मुझे। ठीक है, चलिए आपने मान के चलिए कि 3 बार प्रिपरेशन किया, तीसरे अटेम्प्ट में हुआ। तो
पहले प्रिपरेशन 6 महीने, हाँ। दूसरे प्रिपरेशन फिर से 6 या ज्यादा ही महीने हुए होंगे, फिर उसके बाद फिर से 6 महीने लगभग, तो लगभग एक ऑन एन एवरेज इतना जर्नी रहा। इस जर्नी में मतलब मान के चलिए 1.5 साल में मान के चलता हूँ, इस 1.5 साल में आप कितने बार घर गए लगभग? एक ऐसा मतलब कुछ इमरजेंसी आ गई और घर जाना पड़ा है तब घर गई हूँ, नहीं तो नहीं। अच्छा, मतलब मन नहीं कर रहा तो चलो घर चल दिया, ऐसा नहीं हुआ ना? ओके, चलिए, तो इस बात को भी आपको गौर करना है दोस्तों कि आपको जिस दौरान आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस दौरान बार बार घर जाने का मन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 6 महीने के लिए ही तो आए हैं, और 6 महीने में भी कुछ दिन आप घर चले जाएंगे तो ब्रेक होगा, लैग होगा, फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कई बार ये मैंने सुना कि लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पायरेंट्स होते हैं पहली पहली बार आते हैं क्लास में, और उसके बाद उनका ये सवाल होता है कि क्या जो फैकल्टीज जितने भी पढ़ा रहे हैं वो जो नोट्स डिक्टेट करवाते हैं, आपको नोट डाउन करवाते हैं, तो क्या वही नोट्स काफी है? तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो पहले ही बहुत सारा किताब पकड़ लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना कि कम पढ़ाई होती है तो वो लगता है बार बार पढ़ लिया, इतना तो कम ही हो रहा, और पढ़ लेते हैं, वो कई बुक को छान मारते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे समय गुजरता है, नोट्स की साइज बढ़ती है, नोट्स इकट्ठा होते हैं, तो फिर प्रेशर आता है कि अब कैसे रिवीजन करें। तो सबसे पहले आप ये बताइए, क्या जो टीचर्स ने नोट्स दिया था वही काफ़ी था या आपने कहीं और से कुछ किया? जी सर, नोट्स काफ़ी सफिशिएंट थे। इनिशियल पीरियड में मैंने भी ये चीज़ कर चुकी है मैंने कि शायद ये मैंने जो लिखा है वो काफ़ी नहीं है, मुझे और जगह से स्टडी मटेरियल्स गैदर करने चाहिए, स्टैंडर्ड रेफरेंसेस पढ़ने चाहिए, बट ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट थी। मतलब आप ये बात जहन में डाल लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, आपके मन में भी ये ख्यालात आएंगे शुरू के दौरान, क्योंकि शुरुआत में 1 ही 2 यूनिट, चलो 3 यूनिट होते हैं, तो आप बार बार रिवीजन करेंगे और बार बार पढ़ेंगे, तो आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि क्या इतने नोट सफिशिएंट हैं। लेकिन नहीं, फिर वही बात है ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, हर किसी को एक हादसा जरूरी है। तो जील पटेल के साथ ये बात परफेक्ट बैठती है, क्योंकि इनको भी मन में ये लग गया था कि क्या ये सफिशिएंट है, तो इन्होंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब जैसे जैसे नोट्स के अमाउंट बढ़ते गए और नोट्स की साइज बढ़ती गई, तो फिर इनको लगने लग गया कि इतना ही पहले पढ़ लूँ वही काफ़ी है, क्योंकि आपको सी पार्ट में 25 करने हैं, बी में 35 करने हैं, ए में 15 करने हैं, आपको क्यों इतना घूमना है? तो ऑन एन एवरेज आपको केवल फैकल्टीज के नोट ही प्रेफर करने हैं, जो आपको मोर देन इनफ है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद एक और सवाल का जवाब दीजिए कि आप जो रिवीजन कितना समय देते थे, PYQ कैसे लगाते थे, फिर प्रैक्टिस कैसे, क्या किया इसके लिए? सो अलोंग विद लेक्चर्स मैं रिविजन करती थी आफ्टर लेक्चर, आफ्टर लंच अराउंड 2 o'clock से 6 o'clock तक बैठ के रिविजन कर लिया अच्छे से, दोनों यूनिट्स जो भी हुए। उसके बाद से PYQ प्रैक्टिस करती थी, सॉल्व करने का ट्राई करती थी, यही रूटीन हर रोज फॉलो करती थी। ओके, मतलब कि आपका 8 से 1 क्लास होता था, चलो 1.5 हो गया तो 1 घंटे का आप गैप लेते थे, उस 1 घंटे के गैप के बाद आप फिर से बैठते थे, उसको पहले रिवीजन करते थे, फिर PYQ करते थे। ठीक है, चलिए, ये तो मान लिया कि उस दिन की बात आपने उस दिन ही सॉर्ट कर ली, लेकिन मान के चलिए कि जो एक आज फर्स्ट मंथ है, इस समय जो आपका यूनिट पूरा हुआ, उसके बाद फिर जो समय बच गया, तो बहुत मान के चलिए 3 महीने गुजर गए, तो यूनिट बहुत सारे खत्म हो गए होंगे, और यूनिट बहुत सारे खत्म हो गए तो फिर पिछला भी तो रिवीजन करना, वरना फिर दिमाग से वो धुल जाता है या भूला भूला लगने लगता है। तो इसको रिवीजन आप मतलब कि कितनी बार लगभग रिवीजन करना पड़ा आपको? रिवीजन बहुत रिपीटेटिवली करनी चाहिए। अगर एक पूरा यूनिट कंप्लीट हो रहा है तो उसको अगर आप बैठोगे रिवाइज करने के लिए, तो इनिशियल पीरियड में आपको हो सकता है पूरा 1 वीक लग जाए, फिर 4 दिन लगे, जितना रिपीट करोगे उतना टाइम कम होते जाएगा। तो एग्जाम पास आते आते ऐसा था कि 1 यूनिट रिवाइज करने के लिए फिर समराइज ही आप करोगे तो 2 घंटों में पूरा 1 यूनिट निपटा दो, ऐसे फॉलो करती थी। ओके, तो मतलब आपको ये ध्यान देना है कि रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मैंने भी ये सुना है कि रिवीजन कम हो जाती है, हम केवल ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, पीछे को फिर रिवाइज नहीं करते हैं, तो रिवीजन इज मस्ट है दोस्तों, नोट डाउन करिए। फिर एक सवाल आता है, आपने एप्टीट्यूड ऑप्ट किया था, या कई लोगों का सवाल होता है ना कि मुझसे एप्टीट्यूड नहीं हो रहा है, तो आपने क्या किया था? मैंने एप्टीट्यूड प्रैक्टिस किया था सर बहुत अच्छे से। इनफैक्ट एक पूरा एक सेगमेंट है अपने यूट्यूब पे, केसी सर ने जो लिया था वही मैंने पूरा फॉलो किया और अच्छे से प्रिपेयर किया, और आई थिंक एप्टीट्यूड बहुत बड़ा वेटेज कैरी करते हैं आपके परसेंटाइल को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए परसेंटाइल की अब बात आ रही है, तो फिर
जैसे कि कई लोगों का सवाल है कि परसेंटाइल मॉर्निंग शिफ्ट वाले, इवनिंग शिफ्ट वाले, तो वो तो बात, आपका शिफ्ट कौन सा था इस बार? मेरा सेकंड शिफ्ट था। इवनिंग शिफ्ट था, राइट, चलिए ठीक है। और फिर कितने परसेंटाइल थे आपके? मेरे 97.4% आए थे। ओके ठीक है, 97.4 परसेंटाइल थे। और कितने मतलब मार्क्स थे 200 में, कुछ आपने काउंट किया था? इनिशियली सर मैंने काउंट किया था, तभी अराउंड 92-93 मार्क्स थे, बट मैंने रिस्पॉन्स शीट वापस जो रिवाइज होके आई वो मैंने देखी नहीं थी उसके बाद। ओके, ऑन एन एवरेज, लेकिन आप जैसा कि परसेंटाइल देख रहे हो ये बढ़ा ही होगा मार्क्स, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, इतनी सारी जो मेहनत है, ठीक है, और इन्होंने सफलता पा ही ली है, तो आप इन सफलता के पीछे केवल सफलता को मत देखिएगा, संघर्ष देखिएगा और मेहनत देखिएगा कि कितनी मेहनत की गई थी। कितनी बार रोया अगर ये प्रिपरेशन चल रहा है, नहीं हुआ, या फिर कभी ऐसा लगता है ना कि फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, रोना आता है, कैसे किया? सर रोना तो बहुत ही आया है। इवन जब भी मॉक टेस्ट भी अच्छे से ना जाए तभी भी रोना आता है। कभी अच्छे चले भी जाए तो भी एक पॉइंट पे आके ऐसे लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेरे हो चुके थे। ओके, तो काफी टाइम रोई हूँ मैं। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, और कभी ना कभी ये मैं कहूँगा कि अगर रोना आए तो वो आपको रो लेना चाहिए, सामने तो नहीं, आप अकेले में ही बैठ के रोइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको फिर रोना है और दिखाना है कि मुझे सिंपैथी चाहिए। तो आप रो सकते हैं, चाहिए कि अंदर से जितने भी भड़ास है या फिर जितनी भी दुख है वो सारे आंसुओं के तौर पर निकल जाए। ठीक है झील, अंत में मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो आपको देख रहे हैं, आपने इतना संघर्ष किया, या आपके पीछे कई लोगों को सफलता में साथ भी दिया होगा, असफलता में भी साथ दिया होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपका साथ दे रहे हैं ऑफकोर्स उनको अपने पास में रखिए। कई बार हो गए जो लोग जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उनसे थोड़ा दूर हट जाइए। ओके, वो भी होने ही वाला है आपके साथ, और बस वैसे ही फॉलो कीजिए। चलिए तो ठीक है दोस्तों, आपको कंसिस्टेंस रहना है, रिवीजन करना है और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और अपने गोल पर फोकस करना है। तो इसी के दौरान अगर आपको इनकी बातें अपनी लाइफ में कुछ कॉमन लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और या फिर अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा। डेफिनेटली ये या फिर IFS के टीम के तरफ से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर आप कहीं भी इस प्रिपरेशन के दौरान कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, गाइडलाइंस चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली IFS के साथ जुड़ सकते हैं या फिर इनसे वो सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आपको भी ये सफलता करीब लगने लगे और आप सफलता को पा सकें एक बेहतर फ्यूचर के लिए। सो इसी के साथ दोस्तों आज हम यही कहानी समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच झील। थैंक यू सर। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी तो मच। अब PhD का ही सोचा है? देखते हैं सर, ठीक फिगर है। आउट करते हैं जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। ओके ठीक है, चलिए झील आप और कुछ बोलना चाहेंगी? जो भी एस्पायरेंट्स अभी 2023 दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, खासकर उनके लिए, क्योंकि कई लोग आपको देख रहे होंगे और आपसे कुछ टिप्स भी लेना चाहते होंगे, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी जरूर सर, मेरे पास 2-3 टिप्स है। एक तो रिपीटेटिव रिवीजन कीजिए, ओके। सेकंड इज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे भी मिस्टेक्स हो रही है उसको अच्छे से देखिए और वो करेक्ट कीजिए, दैट विल हेल्प यू। और अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो पॉलीमरेज की तरह बन जाइए, प्रोसेसिव हो जाइए। एक बार बैठ गए हो प्रिपरेशन के लिए तो अभी एग्जाम निकाल के ही उठना, और अपने एरर रेट्स को कम कीजिए, अपने जितने रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हो कर दीजिए। मतलब कि वो हर बार जो पॉलीमरेज होता है शुरुआत में 10 की पावर 5 में होता है, फिर 10 की पावर 7 में, फिर 10 की पावर 9 में, तो वो वाले रेट को आप एक्यूरेट करते जाइए। एक गलती अगली सजा बढ़ जाएगी, तो गलतियां कम करिए, यही कहना चाह रही हैं झील पटेल, राइट झील? जी सर। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिए, लाइक अ पॉलीमरेज, बिहेव लाइक प्रोसेसिव एंड क्रैक योर December 23 CSIR NET JRF। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच।